सो हेलो गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल एंड उनकी ऑर्गेनेलीज के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एनडीए के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के सेल एंड उसकी ऑर्गेनेलीज के जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आप 90% मार्क्स लूज कर जाएंगे। तो इसलिए चलिए चलते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम वन शॉट में सारे सेल्स को और उनकी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये आती है कि आखिर सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो जो सेल होता है आपका, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब हुआ कि जो हमारी बॉडी है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो बनी ही आपके सेल से मिलके है। ठीक है, हमें एक बेसिक सी जो चीज़ है वो ये पता है कि जो सेल्स होते हैं वो आपके मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ये मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। एंड ये जो ऑर्गन्स होते हैं जब ये बहुत सारे मिलते हैं तो ये आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे आपके ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो सब एक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जीवन है, जो जीवित है वो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपके सेल है, अगर आप इस जो टेबल है, आप ये जो आपका फ्लो है, अगर आप इस फ्लो को देखो तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ बनी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेल से होते हुए ही जाता है। तो इसलिए ये क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, बी इट अ बोन सेल, भले ही आपकी जो बोन्स हैं या जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सेल से ही बनी है। इसे भी फंक्शन करने के लिए इसको भी आपका सेल चाहिए, स्ट्रक्चर बनने के लिए इसको भी आपका सेल चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं हर किसी को बेस लेवल पे इसको एक स्ट्रक्चर बनने के लिए, देन आगे उनके जो मॉडिफाइड फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन कैरी ऑन करने के लिए भी उनको क्या चाहिए होता है, सेल चाहिए होता है। बिना सेल के आपका ना कोई ऑर्गन बनेगा, ना टिश्यू सिस्टम बनेगा, ना ही हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है। सेल क्यों होती है, किस लिए होती है, उसका एक्सप्लेनेशन। अब अगर बात करी जाए कि हेरिडिटी यूनिट कैसे होती है सेल, ठीक है, सेल आपकी हेरिडिटी यूनिट कैसे होती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो हेरिडिटी होती है हमारी, यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे किस में कैरी होते हैं, वो हमारे डीएनए में कैरी होते हैं। डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए होता है आपका ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है। ये जो होता है डीएनए हमारा, ये हाफ डीएनए जो है आपका वो आपके डैड से मिलता है, और बाकी का जो हाफ होता है वो आपकी मॉम से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कई बार ऐसा सुनने को भी मिला होगा कई बच्चों को कि तुम्हारी नाक अपने पापा से मिलती है, किसी के बाल अपनी मम्मी से मिलते हैं, किसी की आँखों का कलर मम्मी से मिलता है। जैसे हैरी पॉटर का आँखों का कलर था, उसकी मम्मी जो लिली पॉटर थी उससे मिलता था। तो वैसे ही क्यों मिलता था, क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मॉम एंड जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके डैड के पास थी, ये दोनों मिक्स होके ऑफ स्प्रिंग में आ जाती है। ऑफ स्प्रिंग में आ जाती है यानी कि जो बच्चा होता है उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपका डीएनए है, ये कौन कैरी कर रहा है, ये आपका जो सेल है ये कैरी कर रहा है। क्योंकि डीएनए जो होता है वो आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम आगे अभी जब डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस वगैरह के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, तो हम वहाँ पे इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है, देखो जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी वही यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई स्ट्रक्चरल यूनिट अगर है
ये जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको बना रही है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। देन फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी, बी इट रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वो करवाते हैं, वो हो रही हैं आपके सेल के अंदर, सेल की वजह से, ठीक है। देन जेनेटिक यूनिट, जैसे कि मैंने डीएनए का बताया, वो सारा का सारा आपके सेल के अंदर ही स्टोर्ड होता है एंड वो ही आपका आगे पास ऑन होता है थ्रू सेल, ठीक है। एवरी लिविंग फॉर्म, भले ही वो एक बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमंस हो, एवरीवन इज मेड ऑफ सेल्स। वो आपका यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और आपका मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, लेकिन सेल से ही बना हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये कुछ सेल के बारे में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल्स को डिस्कवर करा था, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने ना लिविंग सेल नहीं, इन्होंने डेड सेल जो होते हैं, जो मरे हुए सेल थे आपके कॉर्क के, उसको इन्होंने डिस्कवर करा था, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सेल क्या थे, क्या उन्होंने डिस्कवर करे थे, डेड सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थे आपके जो लिवेनहुक थे, इन्होंने आपके लिविंग सेल्स को डिस्कवर करा था। इन्होंने डिस्कवर करा था हमारे रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, बैक्टीरिया को, इन्होंने उनको डिस्कवर करा था, ठीक है। देन जो आपके रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था। इन्होंने ये देखा था कि सेल के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो उसके ब्रेन की तरह एक्ट करती है, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। देन आपके श्नाइडर एंड शॉन जो थे, इन्होंने सेल का थ्योरी दिया था। इसको हम आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी आपकी ये बोलती है कि हर चीज़ जो है वो आपकी सेल से मिलके बनी है, ठीक है। 3 पॉइंट्स है इसके, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके स्नाइडर एंड शॉन ने दिए हैं एंड जो तीसरा पॉइंट है आपका वो आपका रोडोल्फ ने दिया है, ठीक है। अब रोडोल्फ आपका क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि जो एक सेल आज की डेट में आपका 2026 में जो एक सेल आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, ये किसी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपका अराइज हुआ है। जैसे कि मेरी बर्थ 1996 की है, ठीक है, तो जो मेरी बॉडी में आज ये 2026 में सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये जो सेल्स है मेरे, ये 1996 में अराइज हुए होंगे, ठीक है। जब मेरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था मदर के वूम में, उस समय जो मेरे सेल्स बने और आज की डेट में मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो उन्हीं वाले सेल से बने हैं, कोई नया सेल अलग से आके नहीं बना। जो भी मेरे प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, मतलब कि जो सेल पहले से मेरी बॉडी के अंदर थे, उनसे ही मेरे नए सेल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये भी आपका थोड़ा सा सेल्स के बारे में और डिटेल्स है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई आपके सेल के साइज और शेप्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये आपके Q&A में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। माइक्रोप्लाज्म जो है आपका ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है आपका। क्यों होता है एक्सेप्शन, क्योंकि इसके पास आपकी सेल वॉल नहीं होती। बाकी प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उनके पास आपकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन हमारा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, जो ह्यूमन नर्व सेल होता है वो आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का। क्यों, क्योंकि उसको बहुत लंबी आपकी नर्व इम्पल्स जो है उसे ट्रांसमिट करना होता है। अगर इसकी लेंथ लंबी नहीं होगी तो जो हमारी इम्पल्स है, ठीक है, वो आपकी लॉस्ट इन ट्रांजिशन भी हो सकती है। जो भी हमारे को ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है वो जाते जाते ही इतना टाइम लगा देगी, अगर ये लंबा नहीं होगा कि वो जब तक ब्रेन तक पहुंचेगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये लंबे होते हैं ताकि जो आपका डिस्टेंस है इम्पल्स ट्रांसफ़र होने का वो कम हो जाए, ठीक है, मतलब फास्ट हो जाए एंड कम हो जाए, ठीक। जैसे अब इसका एग्जांपल आप कैसे समझो, ठीक है, जैसे अगर आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट बस ली है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, रादर देन आप अगर पहले देहरादून से आप गए मुजफ्फरनगर, फिर मुजफ्फरनगर से आपने गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद से दिल्ली, तो अगर आप उसे 3 पार्ट में तोड़ के जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, ठीक है।
एंड अगर आपने डायरेक्ट ली है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो सिमिलर वे में जो हमारा नर्व सेल होता है वो इसलिए लंबा होता है कि जो इम्पल्सेस हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाए, अननेसेसरी उनको ब्रेक ना करना पड़े, ठीक है। देन आपका लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या होता है, तो ये जो ऑस्ट्रिच होती है आपकी, जो इसका अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है और वो लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा होता है आपका, लार्जेस्ट प्लांट सेल होता है आपका एसिटाब्यूटेरल का, ठीक है। देन आपकी अगर शेप्स के बारे में बात करें तो जो हमारे आरबीसीज होते हैं, आरबीसी यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी बाइकनकेव शेप होती है, यानी कि इनकी ऐसे डिस्क लाइक शेप होती है और ये थोड़े बाइकनकेव होते हैं। अगर इसी को हम काट के देखें तो ये आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, वो इसलिए होता है ताकि ये जो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं वो अपने लिए ना यूज़ कर ले, ठीक है। ये हम जब सिस्टम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम आरबीसी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व सेल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो एक लंबा सा होता है, ब्रांच्ड होता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं आपके वो अमीबॉइड शेप के होते हैं। अमीबॉइड शेप मतलब आपका, अमीबॉइड शेप मतलब आपका इस टाइप की शेप, अमीबा की ना कोई शेप नहीं होती, ठीक है। उसी तरह आपके जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनकी भी कोई शेप नहीं होती, वो इस टाइप के होते हैं। और ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इनको ना आपकी जो सेल वॉल होती है, सॉरी जो आपके जो सेल्स होते हैं आपके वॉल में प्रेजेंट, आपकी जो कैपिलरीज होती है उनके जो वॉल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके बीच में से ऊज आउट करके अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, यहाँ कोई इन्फेक्शन है तो इसे इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर एंड देन उसको डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस से ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन भी करते हैं जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। इसलिए ये अमीबॉइड शेप के होते हैं कि यहाँ से ऐसे इजीली ऊज आउट कर जाएं, ठीक है। देन जो हमारे मसल सेल्स होते हैं ये आपके स्प्लिंडल शेप के होते हैं। स्प्लिंडल शेप का आपका मतलब है कि ऐसे होते हैं, ये ऐसे जाले जाले स्प्लिंडल शेप के होते हैं ये, ठीक है। जाइलम वेसल्स जो होती हैं ये ट्यूब्यूलर होती हैं। जाइलम वेसल्स जो हैं ये आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं आपकी, ये आपके ट्यूब्यूलर फॉर्म में होती है। ट्यूब्यूलर फॉर्म का मतलब ऐसे स्ट्रॉ जैसी होती है, लंबी लंबी, ठीक है। और ये ऐसी स्ट्रॉ जैसी लंबी क्यों होती है, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो ऐसे ट्यूब्यूलर जैसा होता है, ठीक है। जो आपकी शेप है किसी भी सेल की, ठीक है, जो शेप होती है किसी भी सेल की वो डायरेक्टली उसके फंक्शन से लिंक्ड होती है। तो कभी अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह से पूछा जाए कि भाई इसकी शेप क्या है, या फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए जाइलम की शेप क्या है, ठीक है, एंड आप एकदम से भूल जाओ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका यूजेज क्या होता है, ये किस लिए ये सेल यूज़ होता है। जिस चीज़ के लिए वो सेल यूज़ होता है उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी शेप होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। सेल थ्योरी जो थी आपकी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि सेल थ्योरी दी थी आपकी स्नाइडर एंड श्वान ने, ठीक है। स्नाइडर जो थे वो आपके एक बॉटनिस्ट थे एंड जो श्वान थे आपके वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब बॉटनी और जूलॉजी क्या होती है, ठीक है, या बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली जो आपकी बायोलॉजी होती है वो आपकी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी बॉटनी, मैं बी लिख रही हूँ उसको, और एक होती है आपकी जूलॉजी, उसको भी मैं जेड लिख रही हूँ, ठीक है। बॉटनी जो होती है आपकी, ये आपकी प्लांट्स में डील करती है, एंड आपकी जो जूलॉजी होती है, अब देखो जू में कौन होते हैं, जू में आपके एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी जूलॉजी होती है ये आपके एनिमल्स में डील करती है, ठीक है। तो जो इंसान आपका जूलॉजी पढ़ रहा है वो आपका जूलॉजिस्ट है, जो आपका बॉटनी पढ़ रहा है वो आपका बॉटनिस्ट है, ठीक है, सिंपल। अब ये दोनों जो थे, एक इसमें से बॉटनिस्ट था, एक इसमें से जूलॉजिस्ट था, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी को स्टार्ट करा। इन लोगों ने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे सेल से बने हैं, ठीक है। इन लोगों ने ये प्रपोज करा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
जितनी भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपके ट्रीज हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे सेल से ही बने हैं। ठीक है। देन इन्होंने बोला कि जो सेल होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। जो चीज़ हम आज तक पढ़ रहे हैं कि भाई हर किसी बॉडी में आपके जो भी ऑर्गन है उसका अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो भी आपका सेल से मिलके बना है, या उसका कोई फंक्शन है तो वो भी आपका सेल की वजह से ही पूरा हो रहा है, क्योंकि बेसिक फंक्शंस जो होते हैं आपके वो सेल के अंदर टेक प्लेस करते हैं, देन वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसी प्रकार। ठीक है। देन इसके बाद में 1855 में, ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी जो दी थी, इन्होंने 1838 से 1839 तक इस पर स्टडी करा था। देन 1855 में रूडोल्फ ने इस पर स्टडी करा और इसने ये चीज़ बोली, ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ये कोई स्पेल नहीं है, इसका बेसिक मतलब ये है कि जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल पहले से था, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी सेल ऐसे अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाता, ऐसे प्रकट नहीं हो जाता। ठीक है, उसको एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, एक बेसिक स्टार्टर सेल चाहिए जिससे आपके बाकी सारे सेल बनते हैं। थ्योरी में इसको आपका स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, अब इन्हीं के बेसिस में हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सेल के नंबर के बेसिस पे हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हमारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब एक, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल्ड ये एनिमल्स होते हैं आपके, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, इनके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो पूरी की पूरी एक सिंगल सेल के अंदर ही होती हैं। ठीक है, देन जो आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर आपके काफ़ी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ठीक है, अब इसमें हमारी वही वाली हायरार्की फॉलो होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सेल होता है। जैसे हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन को एंड आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं विच आर बेसिकली और वाइट ब्लड सेल्स, राइट। एंड वैसे ही हमारे को स्ट्रक्चर को हमारे स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि साथ में जोड़ के हमारा बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं जिससे हम खड़े रह पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अब हमारे को सेल्स को डिस्कवर करने में इतनी देर क्यों लगी। ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी सेल से ही बनी है तो सेल्स तो बहुत जल्दी डिस्कवर हो जाने चाहिए थे, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी तो बिना सेल के बनी ही नहीं है, बिना सेल के चल नहीं सकती, फंक्शन नहीं कर सकती, स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता, ना ही कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सकती है। तो किसी के भी दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई कि भाई ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है, क्या हमारा बेसिक है, किस चीज़ की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली यही क्वेश्चन है कि भाई इतनी लेट इसकी डिस्कवरी क्यों हुई। तो सबसे पहली जो बात है वो है साइज का लिमिटेशन। सेल्स जो हैं ये आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, ये आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो माइक्रोस्कोप है आपका वही आपका बहुत टाइम बाद बना। ठीक है, 1600s के पहले कोई लेंस नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था। ऑप्टिकल नॉलेज का मतलब है कि भाई ऑप्टिक्स क्या होती है कि आप किसी चीज़ को कितना मैग्नीफाई करके देख पा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी ऑप्टिक्स होती है। स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती है, कई सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि वैसे माइक्रोस्कोप के नीचे भी विजिबल नहीं होते, तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टेन्स यूज़ करते हैं, स्टेन्स लाइक मिथिलिन ब्लू। ठीक है, ये सारे के सारे टाइप के जो स्टेन्स होते हैं आपके यूज़ होते हैं। तो ये डाइज क्या करती हैं कि सेल को एक कलर दे देती है जिससे कि हमको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना आसान हो जाता है। ठीक है, वो स्टेनिंग टेक्निक्स भी नहीं थी, लाइट मैनिपुलेशन का कोई सिस्टम नहीं था, तो इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो सेल्स थे हमारे ये बिल्कुल ऐसे छुपे हुए रहे, मतलब किसी को पता ही नहीं चल पाया कि सेल जैसे भी कोई चीज़ होती। ठीक है,
अब इसके बाद में हमारे आए रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक आए हमारे 1655 एंड 1665 तक, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे 10 ईयर्स लिए, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी करा। उन्होंने एक जो कॉर्क होती है, कॉर्क ऐसे वाइन की बॉटल के ऊपर भी देखा होगा तुम लोगों ने, ऐसे एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ होता है, ठीक है, वो होती है कॉर्क, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि भाई ये जो कॉर्क है इसका इन्होंने एक छोटा सा स्लाइस कट करके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि उस समय का जो बहुत लोअर लेवल वाला माइक्रोस्कोप लगा लो, प्रिमिटिव मतलब उस समय उसका बनना ही चालू हुआ था, बिल्कुल लोअर लेवल के जो माइक्रोस्कोप्स थे वो, ठीक है। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को लिया, उसके अंदर उन्होंने ये कॉर्क का जो सेल है वो रखा, एक थिन पीस को रखा, उसके अंदर उन्हें कुछ ऐसा दिखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं और उन्होंने उनको सेल्स बोला, ठीक है। ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स उनको यहाँ पे दिखने लग गए। अब उन्होंने इनको सेल्स क्यों बोला, तो जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश ड्रामास देखते हैं या इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं उन्हें पता होगा कि जो जिन जगह पे कैदी रहते हैं उन्हें भी सेल कहते हैं, ठीक है, जो उनको कमरे अलॉट होते हैं। एंड सिमिलरली जहाँ मंक्स रहते हैं उन रूम्स को भी सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कि तुम्हारा सेल है, इसके अंदर तुम रह रहे हो एंड एवरीथिंग, ठीक है, उसी के अंदर तुम्हारी सब चीज़ होती है। तो क्योंकि वो इनको मंक के रूम की तरह लग रहे थे ये सारे के सारे जो सेल्स थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने उसका नाम सेल्स रख दिया। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे वो उनको रूम्स की तरह लग रहे थे बिकॉज, ठीक है। और ये जो आपके सेल्स थे इनके पास आपकी सेल वॉल जो थी वो डेड हो चुकी थी क्योंकि लिविंग सेल नहीं थी। जो कॉर्क होती है आपकी, ये आपकी एक डेड सेल से बनी हुई होती है। एक पॉइंट पे ये लाइव बार्क होती है, देन उसके बाद जब ये मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो कॉर्क में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। देन इसके बाद 1674 में जो है, यानी ऑलमोस्ट इसके भी 10 साल बाद आपके एंटोन वेन लीवनहुक आए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस समय तक इनके पास में इम्प्रूव्ड लेंस आ चुका था जहाँ पे वो 300x की मैग्नीफिकेशन पे चीज़ें देख पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखा और उसको इन्होंने स्मॉल एनिमल्स बोला, ठीक है। उनको ऐसे लगा कि स्मॉल एनिमल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। इन्होंने आपके बैक्टीरिया देखे, प्रोटोजुआ देखा, स्पर्म सेल्स देखे, ठीक है। इन्होंने वाइट ब्लड सेल्स भी देखे, रेड ब्लड सेल्स भी देखे, ईस्ट के सेल्स देखे, इस टाइप से कुछ उनको जो थे सेल्स वो दिखे, ठीक है। इस टाइप से ये सारे सेल्स उन्होंने उस प्रिमिटिव जो इनका इम्प्रूव्ड प्रिमिटिव, ये भी क्योंकि प्रिमिटिव ही था, अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, अब तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है। तो 300x की मैग्नीफिकेशन पे उन्होंने जो जो सेल देखे उन्होंने उनको ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उस समय फोटो इमेजिंग वाली टेक्निक्स भी नहीं थी, तो इसलिए ड्रॉ करते थे लोग, जो उन्हें आंखों से दिख रहा है उसको बैठ के ड्रॉ करने लगते थे, ठीक है। इसीलिए इनको आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स भी आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो अब हमारे को मतलब अभी तक तो ये पता ही है हमें कि भाई सेल्स इतनी लेट डिस्कवर क्यों हुए, ये भी उसी का थोड़ा आगे का क्या बोलते हैं जिस्ट है कि अर्ली माइक्रोस्कोप्स में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसका मैग्नीफिकेशन पुअर था, इमेज सही नहीं बनती थी, लाइटिंग डिम थी, ठीक है। अब हमारे पास एडवांसमेंट्स है, अब हम 1000x तक भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम कितना भी उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और इसकी वजह से ही हमारे को सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज भी दिखी हैं, वरना हमें ये नहीं पता था कि सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, हमें ऐसे लगता था नॉर्मली बस एक सेल है, ठीक है। चलो अब इसी बात पे हम बात करते हैं आपके सेल के बारे में थोड़ी और, कि जो आपके सेल हैं उसकी आखिर कॉम्पोजिशन क्या होती है, वो किन चीज़ों को मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सेल होता है उसमें आपका वाटर का परसेंटेज होता है विच इज़ 70 to 90%। देन आपका प्रोटीन होता है 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड होता है 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3%, लिपिड्स होते हैं आपके ऑलमोस्ट 2%, आयंस होते हैं आपके ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने क्यों मेंशन करी है, क्यों हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसे तुम करेक्ट ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। वो तुम्हें कोई भी ऑर्डर दे देंगे, बोलेंगे इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाओ या फिर इसका करेक्ट ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर हमेशा ये रहेगा, सबसे ज़्यादा आपका वाटर होता है, देन प्रोटीन्स होते हैं,
फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, देन कार्ब्स, देन लिपिड्स एंड देन आयंस। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर है ये आपका इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको आप याद कर लो। बच्चों मैंने जितने भी आपके इसमें टॉपिक कवर कर रही हूँ, जितनी भी इसमें मैं चीज़ें कवर कर रही हूँ, वो अल्ट्रा फोकस्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मेरी क्लास देख लेते हो सेल एंड ऑर्गेनेलीज के बारे में, आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और टॉपिक खोलने की ज़रूरत नहीं है, बुक तक खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं। मैंने 10 साल के आपके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके बेसिस पे पूरा का पूरा क्यूरेट करा है, एंड जिन क्वेश्चंस की आने के चांसेस है उनके बेसिस पे ये नोट्स और ये क्लास मैंने क्यूरेट करी है। ठीक है, तो आराम से देखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे पास में बात आती है कि भाई आपके जो प्राइमरी सेल है उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल का आपका टाइप क्या होता है, यानी कि हमारे पास 2 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, प्राइमरीली हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हमारे, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता एंड ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, जैसे आप ये देखो, ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये वाला जो है इसके पास में न्यूक्लियोइड है, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास में, सिर्फ एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। इसका जो आपका डीएनए होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो हमारा डीएनए होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, 0.1 से 5.0 माइक्रोन के ये होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनके पास में कैप्सूल होता है, ये सब प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता, किसी किसी में होता है। एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके पास में। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इसका सिर्फ एक ही हमारा जो है एक्सेप्शन है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब में आपके सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन इनके पास में एक फ्लैजिलम होता है, एक ऐसे टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इनको आगे मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनके पास में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स इनके पास में फ्लोटिंग राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके पास और कोई मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी जैसे हमारे गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, वो कुछ और प्रेजेंट नहीं होता। इनके पास में सिर्फ राइबोसोम, न्यूक्लियाइड और आपका सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन अदर हैंड जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड हमारे फंगल सेल। ठीक है, 3 होते हैं। एनिमल सेल जो होते हैं हमें पता है उनके पास में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास में सेल वॉल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी होती है उनके पास में, दोनों होती है। ठीक है, देन उसके बाद में जो हमारे फंगल सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं हमारे प्लांट सेल के। ठीक, बस उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और जो हमारे प्लांट सेल होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी इनकी जो सेल वॉल होती है आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, और जो आपके फंगल सेल्स होते हैं इनकी काइटिन की बनी होती है। ठीक, चलो चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें कि भाई सेल्स में हमारे 2 टाइप के और सेल्स होते हैं, वन इज योर हैप्लॉइड एंड अनदर इज योर डिप्लॉइड। ठीक है, अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। ठीक, हैप्लॉइड से यानी कि हाफ। ठीक है, हैप का मतलब हो गया आपका हाफ, हाफ का मतलब हो गया आपका n नंबर। ठीक है, n क्यों हुआ, n से हम जो है आपका क्रोमोसोम का नंबर जो है उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब हो गया डबल। ठीक है, ये हो गया आपका 2n। तो जर्नली जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सब में आपका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 2n होता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विच इज योर 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है कि डिप्लॉइड में तो आपके पूरे 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आगे पास ऑन हो रहे हैं, लेकिन जो हैप्लॉइड होता है इसमें आपके 46 नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ही आपके आगे जो सेल डिवीजन के बाद सेल्स बनते हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, ये हैप्लॉइड एंड ये डिप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल से हमारे जो एग एंड स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं, इनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो हमारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के बाकी सेल्स होते हैं जिसमें हमारा 23 नंबर जो है पेयर में होता है, यानी कि कंप्लीट हमारा 46 क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कम्प्लीटली पूरा हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये बेसिकली हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ये पार्टेक करते हैं, एंड जो बाकी हमारे नॉर्मल जो हमारे डिप्लॉइड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के बाकी सेल्स होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में, ग्रोथ में आपका पार्टेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये हैप्लॉइड सेल्स आखिर क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि जब बेबी बनता है आपका जाइगोट जो होता है, जब बनता है ये कोई भी बेबी होता है तो उसको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे अपनी मदर से, एंड बाकी के 23 क्रोमोसोम्स उसको मिलेंगे अपने फादर से। इसलिए ये नंबर जो है ये आपका हाफ हो जाता है, ताकि जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो ये नंबर आपका मेंटेन रहे, वरना वो नंबर आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहेगा अगर पूरे 46 से 46 ट्रांसफर होने लग गए, ठीक है। तो वो एक पॉइंट पे 92 हो जाएगा, फिर देन और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली ऑर्गेनली इसके बारे में। अब हम एक एक ऑर्गेनली जो है हमारे सेल की उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि भाई वो फंक्शनिंग क्या होती है, किस प्रकार होती है, क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनलीज जो होते हैं कि बेसिकली सेल के अंदर आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क उनको असाइंड होता है और वो एक टास्क करते हैं, ठीक है। वो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो सेल की आउटर कवरिंग है ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि जो एक सेल है वो आपका एक घर है, ठीक है। एक जॉइंट फैमिली जिस घर में रह रही है वो एक बड़ा सा घर है आपका, ठीक है, जो सेल है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जनरली 2 डोर होते हैं। एक डोर होता है जो बिल्कुल मेन गेट ऐसे दीवार के साथ में जुड़ा हुआ होता है, एंड देन उसके बाद अगर आप थोड़ा अंदर आओ तो एक छोटा गेट और होता है जो गेट ऐसे बंद रहता है। इस गेट के अंदर हर कोई नहीं घुस सकता, है ना। जो एक आपका दीवार से बाहर वाला बिल्कुल अटैच्ड गेट होता है वो जर्नली खुला रहता है कि भाई उसे खोल के कोई अंदर आ जाए, लेकिन जो आपके घर में एंटर करने का मेन गेट होता है उससे हर कोई एंटर नहीं करता, ठीक है। वो सेलेक्टिव होता है कि कौन घर के अंदर एंटर करेगा, कौन घर के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो उसी की तरह ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये घर का वो जाली वाला गेट है, वो जंगले वाला गेट है जो कि आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिससे कि हर कोई आपका अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। 52% ये आपकी प्रोटीन से बनी होती है, 40% ये आपकी लिपिड से बनी होती है, ठीक है। एंड देन इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है ताकि सेल को आपका मूवमेंट जो है वो ईजिली मिल पाए, ईजिली सेल हमारा मूवमेंट कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये आपकी बायलेयर होती है, ठीक है। ये आपकी एक बायलेयर फॉर्म करती है। बायलेयर का मतलब क्या है कि एक ऊपर की लेयर ये है और एक नीचे की लेयर ये है। अब क्या होता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बनाऊं तो ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये जो बेसिक ग्लोब्यूल्स हैं जिनसे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है, तो इसके हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक और एक पार्ट होता है इसका हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। ये जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है ये मेरा वाटर लविंग पार्ट होता है, एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये मेरा वाटर हीटिंग पार्ट होता है।
पानी से डरने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर ही हमारी सेल वॉल बनती है। अगर आप देखो तो कि इस तरह से पैक्ड है कि हमेशा जो मेरा हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ऊपर की तरफ होगा एंड जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ होगा। इसी की वजह से इसको एक रिजिडिटी भी मिलती है, साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। इस तरह से फ्लेक्सिबल होती है लेकिन रिजिड होती है, ठीक है। क्यों होती है रिजिड? क्योंकि ये दोनों जो है अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं इस पे, ठीक है। ये मेरा हाइड्रोफिलिक है, ये मेरा हाइड्रोफोबिक है, तो ये अपोजिट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसको एक रिजिडिटी मिल रही है, लेकिन ये आपस में टाइटली पैक्ड है, आपस में टाइटली बाउंडेड है ये, ठीक है। तो चलो ठीक, अब ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, आपके देखो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोग्लोबिन, ये जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं सब के सब यहाँ प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, वो हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसकी, ये एंट्री और एग्जिट जो है आपका न्यूट्रिएंट्स, आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंट्रोल करती है कि भाई कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा बॉडी के बाहर निकलना है, वे कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट है जिसको हमारे को सेल के अंदर अब्जॉर्ब करना है, नहीं करना, वो सब आपका सेल वॉल जो है वो मेंटेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन करती है, ठीक। देन एक प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल की जो इंटीग्रिटी होती है, शेप होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करती है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखती है, यानी कि ये जो आपका अंदर लिक्विड होता है ना सेल के अंदर, इसे आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे प्रोटेक्ट करके रखती है, इंक्लोज करके रखती है, ठीक है। जैसे घर की जो दीवार होती है वो इंक्लोज करके रखती है, ठीक, उस काइंड ऑफ। देन आपका ये जो है सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। सेल के कम्युनिकेशन में हेल्प कैसे करती है कि भाई अगर यहाँ से किसी और सेल को मुझे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इसके पास यहाँ पे मोबाइल तो है नहीं कि इसने सीधा यहाँ से फ़ोन करा और उसके पास इन्फॉर्मेशन चली गई। तो सेल वॉल जो है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये इस काम में इसके हेल्प करते हैं, ठीक है। जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक। देन इसमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है, इसमें आपका पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों होता है। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास जो है वो डाल चुकी हूँ, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, प्लीज़ जाके वो क्लास देख लीजिएगा। उस पर मैंने ये जो आपका एक्टिव एंड पैसिव कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट है इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर जो है उसे क्लियर करा है अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनली है वो है हमारी सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है हमारी, ये सिर्फ हमारे जो प्लांट सेल होते हैं, हमारी फंगी होती है उसमें प्रेजेंट होती है एंड बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है हमारी, ये हमारे जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर कभी आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि सेल वॉल जो है वो आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरियाज में ये आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, प्लांट्स में ये आपके सेल्यूलोज की होती है, फंगी में ये काइटिन की होती है, एल्गी में ये आपकी सेल्यूलोज प्लस अदर मटेरियल्स की मिलके बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है जैसे कि हमने बताया कि बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगी एंड एल्गी में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। ये आपकी जो है वो लेयर्स में होती हैं, ठीक है। इसकी प्राइमरी वॉल होती है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। देन आपका जो सबसे ऊपर होता है वो आपका मिडिल लेमिला होता है। अब मिडिल लेमिला आपका क्या करता है कि ये आपके, जैसे मान लो ये मेरा एक सेल वॉल है, ठीक है, ये अंदर मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ही ये जो मेरा दूसरा सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन बनाता है वो आपका मिडिल लेमिला होता है, ठीक है। देन जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल होती है ये आपकी पेक्टिन, सेल्यूलोज के जो माइक्रोफाइबर होते हैं, जो आपके हीमोसेल्यूलोज होते हैं। सेल्यूलोज आपके यहाँ पे दो टाइप के हैं जिससे कि ये पैक्ड होके रहे, क्योंकि क्या होता है सेल वॉल जो होती है ये रिजिड नहीं होती, ये आपकी ईंट की दीवार के जैसी है, जो ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी, ये रिजिड होती है, ठीक है। ये आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये रिजिड होती है, ये मूव नहीं करती, ठीक है। इसलिए ये आपकी दो फाइबर से मिलके बनी है जो कि इसको एक पैक करके बनाता है, ठीक है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक।
देन इसके बाद में ये जर्नली परमिएबल होती है, ये ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीली पास थ्रू करने देती है। तो ये मतलब जैसे आपकी नॉर्मल छोटी दीवार हो गई या बाहर का गेट हो गया, उसकी तरह होती है कि भाई इसके अंदर कोई भी आ जाता है। एंड देन इसके बाद में इसके अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, जो हर किसी को अंदर नहीं आने देती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, फंक्शन इसका यही है कि आपके प्लांट सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल की शेप मेंटेन करके रखती है, एंड ओवर एक्सपेंशन जो है आपका एक्सेसिव वाटर इनटेक से उसको रोकती है। ये ऑस्मोसिस जो है और ये ओवर एक्सपेंशन क्यों हार्मफुल हो सकता है, ये दोनों चीज़ें भी मैंने अपनी जो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो है उसमें कवर करा है, प्लीज़ जाके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमारे जो एनिमल सेल्स में है एंड प्लांट सेल्स में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली विच इज़ आर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ये आपका जो है कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। ठीक है, ये क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, यानी कि बेसिकली ये सेल का ब्रेन है। क्या है, ये सेल का ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, देन ये जो आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये इसको सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये जो मेरा अंदर है ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये जो है मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब देन इसके बाद में इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक फंक्शन तो हम सबको बहुत इजीली पता है कि भाई ये क्या करता है कि ये स्टोर एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे डीएनए को, यानी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी हमारी सेल की ऑर्गेनेली है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर एंड प्रोटेक्ट करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये चीज़ पूछी गई है तो आपकी बात हो रही है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, ये क्या करता है, ये सारी एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। तो बेसिकली ये घर का दादाजी है। ठीक है, ये क्या है, ये घर का दादाजी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे हमारे को हमारे घर के जो दादाजी होते हैं या जो भी बड़े होते हैं, दादियाँ होती हैं, उनसे हमारे को पुरानी कहानियाँ पता चलती हैं, या वो बोलते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारी तो ये परंपरा थी, वो परंपरा थी, है ना। तो उनसे हमारे को क्या पता चल रही है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, राइट। दूसरी चीज़ कि वो सारी एक्टिविटी डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है घर में जो घर के बड़े होते हैं, जैसे दादी या दादा हैं अगर आपके घर में बड़े, तो अगर उन्होंने बोला कि भाई 7 बजे खाना चाहिए तो 7 बजे खाना मिलेगा, भले ही कैसे भी मिले। अगर उन्होंने बोला कि सुबह 5:30 बजे उठ के तुम वॉक करने जाओगे तो तुम वॉक करने जाओगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है, ये भी सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में ये आपका न्यूक्लियोलस जो है वो इसके अंदर होता है, जो कि राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। तो राइबोसोम्स जो आपके बनते हैं वो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज्म है हमारे पास, तो देखते रहना, डोंट लूज इंटरेस्ट। जहाँ पे भी ऐसा लगे थोड़ा सा पॉज कर लेना वीडियो को और थोड़ा पानी वानी पी लेना, लेकिन वीडियो छोड़ना मत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आगे कवर करने वाले हैं, एंड तक ज़रूर देखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइजोसोम्स, जो एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। भले आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो आपका, वो हर एक एग्ज़ाम में उसका टॉपिक जो है 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम में एक्चुअली में आपका जो डीएनए है वो होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके कि रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपके ऐसे रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें आपका एक्स शेप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो आपके मेल्स होते हैं
उनमें आपके एक्स एंड वाई शेप के जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपके एक्स वाई एंड एक्स क्रोमोसोम, यही आपका जो जेंडर होता है बच्चे का उसको डिटरमाइन करते हैं। अगर दो एक्स एक्स मिल गए तो बच्चा जो है वो फीमेल होगा, अगर एक्स और वाई मिल गए तो बच्चा मेल होगा। ठीक है, इसलिए बच्चे का जेंडर क्या होगा वो मेल्स पे डिपेंड करता है, फीमेल्स पे नहीं डिपेंड करता, फादर्स पे डिपेंड करता है, मदर्स पे नहीं करता। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक, ये आपके रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ही ये आपको नेकेड आई से अंडर माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे इंटायरली डीएनए से बने होते हैं, पूरी डीएनए की कॉइलिंग होती है। ठीक है, क्रोमेटिन जो होते हैं आपके वो लूज फॉर्म होती है जब आपका सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो उस समय पे ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, कुछ इस टाइप से आपके ऐसे थ्रेड की तरह दिखते हैं, और इस समय इसको क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमोसोम नहीं कहते। क्रोमोसोम इसको तब कहते हैं जब सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपके रॉड शेप के दिखने लगते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है वो जैसे कि मैंने बताया कंडेंस फॉर्म होती है जब वो आपके सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसे रॉड में बन जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं सारे। ठीक है, अब आपके बेस्ड ऑन सेंट्रोमर का पोजीशन, अच्छा अब इसमें दो चीज़ होती है, देखो ये तो होगी इसकी आर्म्स, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंट्रोमर। ठीक है, ये जो बीच का पॉइंट है ये होता है आपका सेंट्रियोमर। अब इसकी पोजीशन के बेसिस पे आपके 3 टाइप के जो आपके होते हैं 4 टाइप के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेटासेंट्रिक जिसमें आपका सेंट्रियोमर जो है वो मिडिल में होगा कुछ इस तरह से। देन होता है आपके सब मेटासेंट्रिक जिसमें स्लाइटली ऑफ होता है, जो आपका जो सेंट्रियोमर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मतलब जैसे कि ये है तो ये मेरा अगर सेंटर है तो इधर होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऑफ होता है। देन होते हैं आपके एक्रोसेंट्रिक जिसमें नियर वन एंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इस वाले एंड के पास में इसकी आर्म की एक लेंथ छोटी है, एक लेंथ बड़ी है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्रोसेंट्रिक। देन होते हैं आपके टेलोसेंट्रिक जहाँ पे आपके टर्मिनल एंड पे, मतलब कि जहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ पे आपका सेंट्रियोमर जो है वो प्रेजेंट होगा, और वहाँ पे सिंगल ही आर्म होती है, वहाँ पे फिर ऐसी 2 आर्म्स नहीं होती, वहाँ पे आपको क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसे सिंगल आर्म प्रेजेंट होगी, उसमें डबल आर्म्स नहीं होंगे। ठीक, तो ये था आपके क्रोमोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट सेल की ऑर्गेनेली है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सेल ऑर्गेनेली है। क्यों? क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनेली होती है जो 2 टाइप की होती है। ठीक है, ये या तो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी या आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, और जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे आपके राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच नहीं होते। ठीक है, अब ये क्या होती हैं जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती है, ये नेटवर्क होती है मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, देखो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये मल्टीपल मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड हो रखी है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करते हैं। ठीक है, मूविंग मटेरियल जो होते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ में जो आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है एक सेल से दूसरे सेल को, उस पर भी ये काम करते हैं। मतलब कि यह आपकी टेलीफोन की तार है। ठीक है, यह आपकी टेलीफोन की तार है, प्लस आपके डिलीवरी वाले भैया हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन जो है और चीज़ें जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपका प्रोटीन प्रोडक्शन में एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, ये आपका प्रोटीन के डिलीवरी वाले भैया हैं। ठीक है, ये आपका क्या कर रहे हैं, प्रोटीन जो है सिंथेसिस उसमें हेल्प कर रहे हैं, देन उस प्रोटीन को ये पैक कर रहे हैं एंड देन आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। ठीक है, ये आपके प्रोटीन के डिलीवरी वाले भैया हैं। एंड जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास में क्योंकि आपका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसकी वजह से ये लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उनके बनने में हेल्प करता है, साथ ही में ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है। ठीक, जो भी आपके सेल के अंदर केमिकल्स वगैरह बने हैं, टॉक्सिक मटेरियल बना है, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास में, ये है हमारे प्यारे प्यारे राइबोसोम्स। ठीक है,
अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, देखो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली घर के छोटे छोटे से बच्चे हैं ये, जो कहीं भी घूमते रहते हैं, कहीं भी भागते रहते हैं। जब भी कोई फंक्शन होगा घर में तो हर फोटो के बीच में भागते हुए तुम्हें ये बच्चे मिल जाएंगे। तो ये राइबोसोम जो है ये घर के वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच कर जाते हैं, ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो ये नॉर्मली ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, इनकी कोई आगे की मेम्ब्रेन नहीं होती, बस इसी शेप के होते हैं, ये ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये आपके आरएनए से बने होते हैं प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, एंड देन ये आपका हेल्प भी करते हैं प्रोटीन के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये आपके आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। एंड एक चीज़ को और याद रखना, ये अलग से माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड, ठीक। अब ये दो साइजेस के होते हैं, 80S एंड 70S। अब इनमें क्या होता है आपका, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सब यूनिट ये है इसकी और एक सब यूनिट इसकी ये ऊपर वाली है, ठीक है। सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ी सी जुकाम हुई है, ठीक है। तो एक सब यूनिट इसकी ये है, एक सब यूनिट इसकी ये है। ये जो सब यूनिट है इसकी, ये आप इसकी स्मॉलर सब यूनिट है, ये वाली जो सब यूनिट है इसकी ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। तो ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी 80S एंड एक होती है आपकी 70S। 80S जो है ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, एंड 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। 80S यानी कि हम लोग जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स जो है हम लोग जो है हमारे अंदर 80S प्रेजेंट होता है, ठीक। अब 80S का क्या मतलब हुआ कि इसमें दो सब यूनिट प्रेजेंट है, एक आपके 60S और एक 40S। 70S में होती है 50S एंड 30S। ये जो चीज़ है, ये जो साइजेस हैं, इनके बारे में आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। 80S सब यूनिट जो है उसका मतलब है कि उसमें 60S एंड 40S, यानी कि जो ये वाला है ये आपका 60S हो गया एंड ये वाला जो है उसमें 40S हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है, उसमें आपका 70S होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप बोलोगे क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है ये तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें 70S की क्यों बात हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। अब क्या है कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है ये बहुत चंट है, इन्होंने क्या करा कि भाई ये इस सेल के अंदर तो ये प्रेजेंट है ही, ठीक है, ये रहा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर तो ये प्रेजेंट है ही। अब ये इसके वाला जो 80S राइबोसोम है ये वहाँ से तो प्रोटीन ले ही रहा है, इसने बोला कि यार मैं सिर्फ इस पे क्यों डिपेंड रहूँ, मैं अपना प्रोटीन खुद बनाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिबल काइंड ऑफ बच्चा निकला घर का कि भाई नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ही खाना क्यों लूँ, मुझे और भूख लग रही है, मैं अपने कमरे में भी एक केटल रखूंगा, मैं मैगी बनाऊंगा रात को 12 बजे, ठीक है। तो इसने क्या करा, अब ये भाई 80S तो रख नहीं पाया, है ना, ऑब्वियस सी बात है, चूल्हा तो पूरा नहीं रख पाएगा, अगर अपने कमरे के अंदर कुछ रखेगा तो इलेक्ट्रिक केटल रखेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या इंडक्शन रखेगा, चूल्हा गैस तो नहीं रख पाएगा। तो इसलिए इसने 70S राइबोसोम्स अपने अंदर रख लिए कि चल ठीक है, मैं 80 नहीं रख पा रहा तो मैं 70 तो रख लूँ, रात को मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है, मेरे को XYZ कुछ भी खाने का मन है, अंडे उगा लूँगा मैं रात को बैठ के, पर मैं अपने कमरे में अपने आप उगा लूँगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा चूल्हा, ठीक है, मैं अपने इंडक्शन पे उगा लूँगा या मैं अपने इलेक्ट्रिक केटल में उगा लूँगा, मैं 70S में खुश हूँ। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं इन्होंने यही सेम चीज़ करी। तो 80S तो जो है वो पूरे के पूरे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर प्रेजेंट है, और इन यूकैरियोटिक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर आपका 70S राइबोसोम्स अलग से प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ को आप बहुत ध्यान रखना, ये एक थ्योरी है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, थ्योरी क्या है, क्यों ऐसा होता है। अभी तो मैंने आपको एक जर्नल सेंस में, ऐसे मजाक मस्ती के सेंस में बताया, साइंटिफिक सेंस में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अब इनका राइबोसोम्स का आपका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये सेल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा आपका वाटर होता है, देन प्रोटीन होता है, ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ जो है आपके सेल के लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक। ये DNA से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में काम करते हैं, और जहाँ पे आपके प्रोटीन की ज़रूरत है उसे पैक करवा के वहाँ पहुँचाते हैं, सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक। अब ये जो हमने बात करी अभी,
70S एंड 80S राइबोसोम्स की। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई सारे टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करते हैं एंड बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है पर समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो समझते हुए चलो। ये जो होते हैं आपके 70S राइबोसोम्स, ये हमारे प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने इसके पहले वाली एनालॉजी समझाई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड जो है ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, इनके पास में 80S होता है, लेकिन इसी के अंदर इन्होंने अपने पास में 70S जो है वो अलग से रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, कि 50S एंड 30S जो है वो आपके 70 में होंगी, 60S प्लस 40S जो है वो आपके 80S में होंगी। ठीक है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़े से कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं। ठीक, अब क्या है कि भाई ये जो आपका 70S प्रेजेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को सपोर्ट करता है। अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ये बोलती है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स थे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स थे ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। ठीक है, हमारा जो यूकैरियोटिक सेल था, मतलब कि जो हमारा एनिमल एंड जो हमारा प्लांट का सेल था, ठीक है, उसने क्या करा, ये माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। अब जब उसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ करा और ये प्लास्टिड को इनगल्फ करा तो उसने इसे डाइजेस्ट नहीं करा। क्यों डाइजेस्ट नहीं करा? क्योंकि इस यूकैरियोटिक सेल को, एनिमल सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलने लगी एनर्जी, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को इस यूकैरियोटिक सेल से, इस प्लांट और एनिमल सेल से क्या मिलने लगा? मोर प्रोटीन। तो इसलिए क्या करा कि इन लोगों ने आगे जाके एक संधि बना ली कि भाई मैं तेरे अंदर ही रहूंगा, तू मुझको प्रोटीन देता रहे, मैं तुझे एनर्जी दूंगा। सेम प्लास्टिड्स ने बोला भाई मैं तुझे क्लोरोफिल दूंगा, तू मुझे प्रोटीन दे। ठीक है, इन्होंने आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसे बोलते हैं। तो जब आपका इवोल्यूशन हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले जब इसको खाने के बाद में फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, इनको भी बेनिफिट हुआ यूकैरियोटिक के अंदर जाके, तो वो उसके अंदर ही रह गए। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स जो हैं इनके अंदर में अपना खुद का डीएनए अलग होता है, अपना खुद का राइबोसोम भी अलग होता है इनके अंदर, और ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब कि इनके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है, बाकी सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, बस ये आपकी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे। नेक्स्ट आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे थे। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कहा था डबल मेम्ब्रेन होता है, ये इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेकंड मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन जिसकी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपका एटीपी का प्रोडक्शन करता है, विच इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट जो होती है, 3 फॉस्फेट शुगर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये हमारा एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, इसे आपकी एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, इसे आपकी एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होता है कि आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है उसके थ्रू ये आपका जो है एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, ये जो आपकी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपकी वो हो रही है। ठीक है, ये जो आपका यहाँ ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है यह आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसका आपको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एक होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, वो O2 के प्रेजेंस में नहीं होती। ज़्यादातर ये आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें होती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियाज में मोस्टली आपकी एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल होता है, आपके जो मसल सेल्स होते हैं उनमें ये आपके ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव ऑर्गेनली होती है ये, और एक्टिव सेल्स में ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्यों चाहिए होती है ज़्यादा एनर्जी मसल सेल्स में? हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सिर्फ जिम वाले लोग नहीं कि जो जिम में डंबल वंबल उठा रहे हैं उनके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जर्नली भी अगर आप खड़े हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो, आप अपनी आईज ब्लिंक कर रहे हो, उसके लिए भी आपकी मसल्स यूज़ होती हैं। जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे हमारा तो उसमें ये चीज़ मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेकिन हमारी हर एक मूवमेंट के लिए, इवन एक छोटी सी सांस लेने के लिए भी हमारे जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो हमें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, वो ज़रूर चाहिए होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खुद का DNA और 70 राइबोसोम्स होते हैं, ऑलरेडी हमें पता है। इसने रख रखी अपने पास इलेक्ट्रिक केटल अलग से कि भाई मैं रात को मैगी खाऊं, अंडे खाऊं, तो मैं उससे कोई मतलब नहीं। दिन में मैं तुम्हारे साथ में दाल चावल भी खाऊंगा, लेकिन रात को मैं अपने अंडे और अपनी मैगी वो भी खाऊंगा रात को 12 बजे, ठीक। इसके फंक्शंस हम ऑलरेडी जानते हैं। ATP प्रोडक्शन करता है, ठीक है, सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, जैसे आपके मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया एंड रिपेयर हो गया, उसमें हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीजन को यूज़ करके ये आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक। बेसिकली एक ही चीज़ है, इसकी मेन फंक्शन बस यही है कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। वही अलग अलग टाइप से लिखा आ सकता है, इसलिए मैंने 3 टाइप में लिखा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है उस पर। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास गोल्जी अपरेटस, ठीक। अब गोल्जी अपरेटस क्या होती है आपकी, कि ये ना ऐसे स्टैक होता है, ठीक है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स का, मतलब कि स्टैक एज इन कि एक पाइल है। जैसे मतलब आप सोचो कि आपने जो किताबें कभी यूज़ नहीं करी, खोली नहीं कभी जो किताबें, वैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल बनी रहती है ना, तो उस तरह से ही जो गोल्जी अपरेटस है ये स्टैक्ड होती है। इसकी एक पाइल बनी हुई होती है मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, छोटे छोटे इसमें सैक्स होते हैं आपके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर होता है सेल का, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर है सेल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये प्रोटीन्स को पैक कर रहे हैं, लिपिड्स को पैक कर रहे हैं, एंड देन फिर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देते हैं कि भाई तू इसे अब आगे दे दे, ठीक है। बेसिक पैकेजिंग जो है वो यहाँ हो रही है आपकी गोल्जी अपरेटर्स में, आपकी बेसिक प्रोटीन की एंड लिपिड्स की पैकेजिंग हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है। तो ये गूगल का जो वेयर हाउस टाइप का होता है कि वैसा सा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि ये आपके कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर को आपके कॉम्प्लेक्स शुगर्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में आपके कन्वर्ट करते हैं स्टोरेज के लिए, एंड ये आपके लाइजोसोम्स को भी बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ लिए इसका कि भाई ये जो प्रोटीन है उसको मॉडिफाई करते हैं, स्टोर करते, सॉर्ट करते हैं, पैक करते हैं। सेम चीज़ ये लिपिड्स के साथ में भी करते हैं, ठीक है। या आपका जो भी मटेरियल आगे जाना है दूसरे सेल के पार्ट में या किसी और सेल के पास जाना है तो उसको ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये आपका जैसे क्या होता है कि घर में अगर आपके 4-5 लोग हैं, ठीक है, हर किसी का टिफ़िन एक अलग अलग वैरायटी का बनता है, ठीक है। तो जो टिफ़िन 4 साल का बच्चा खा रहा है वही टिफ़िन एक 40 साल का आदमी नहीं खाएगा, या वही टिफ़िन एक 35 ईयर्स ओल्ड वीमेन नहीं खाएगी। तो घर में जब अलग अलग टिफ़िन बन रहा होता है तो क्या होता है कि किसके लिए कितनी दाल रखनी है, किसके लिए कितनी सब्जी रखनी है, तो वो सब चीज़ें डिसाइडेड होती है ना। तो वो सब चीज़ आपकी गोल्जी अपरेटस करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये घर की चाची काइंड ऑफ हो गया, क्योंकि चाचियाँ क्या करती हैं, मतलब अगर मम्मी खाना बना रही है तो चाचियाँ क्या करती हैं कि सबके लिए खाना डाल दिया, या अगर चाची खाना बना रही है तो मम्मी ने सबके लिए खाना डाल दिया। तो ये वैसे हैं कि ये क्या करते हैं कि ये सॉर्ट कर रहे हैं कि भाई किसको क्या देना है, किसको नमक वाला खाना देना है, किसे मिर्ची वाला खाना देना है, किसको पास्ता देना है, किसको रोटी देना है, ठीक है। उसको सॉर्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड देन पैक कर रहे हैं, यानी कि उसको प्लेट में सजाकर आगे दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाला काम कर रहे हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आते हैं हम लाइजोसोम्स पे। लाइजोसोम्स का जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
ठीक है। लाइजोसोम्स में आपका क्या होता है, लाइजोसोम्स होता है आपके स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरा हुआ होता है, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो बॉल है आपकी, इस बॉल के अंदर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो भरे हुए हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपके लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे आपके इस छोटी सी बॉल के अंदर जो है भरे हुए हैं, ठीक। अब क्या होता है आपका कि ये जो है वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, ओल्ड सेल्स जो होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो हार्मफुल इन्वेडर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन्वेडर्स यानी कि जो अटैक कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, उनको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, ठीक है। ये गार्बेज डिस्पोजल होता है सेल का, तो ये बेसिकली डस्टबिन वाला एरिया हो गया, ठीक है। जो हमारे घर में डस्टबिन वाला एरिया होता है ना, तो वो वैसा वाला एरिया है ये, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये आपके प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को भी ये डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसको आपका सुसाइड बैग बोला जाता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सुसाइड बैग आपका सेल का क्या होता है। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये आपके सुसाइड बैग्स होते हैं। सुसाइड बैग इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो सेल है बियॉन्ड रिपेयर अगर वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, बियॉन्ड रिपेयर अगर वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फट जाते हैं, ये ऐसे फट जाएगा, और जब ये फटेगा तो इसके अंदर से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे और वो इस पूरे के पूरे सेल को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको आपका क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, यही फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस करे कि सेल को ये क्लीन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डाइजेस्ट कर सकता है ये, उसके जो पार्ट्स उन्हें रिसाइकिल एंड रीयूज करने में हेल्प करता है। देन ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को, डैमेज जो सेल के पार्ट्स होते हैं और जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस हो गया, तो उनको भी ये आपका डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती हैं आपकी, ये क्या होती है कि ये फ्लूइड फिल्ड बैग्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपकी वैक्यूल है इसके अंदर क्या होती है, आपकी फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं थोड़ी छोटी होती है और मल्टीपल होती है, मतलब बहुत सारी होंगी, जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, मल्टीपल होती हैं, छोटी साइज में होती हैं। जो प्लांट सेल होता है आपका, उसमें ये आपकी बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा एक प्लांट सेल है, तो इसमें इतनी बड़ी तो मेरी वैक्यूल होगी, सेंट्रल होती है ये वहाँ पे और बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब जो वैक्यूल्स होती हैं आपकी, ये क्या करती है, ये स्टोरेज यूनिट की तरह काम करती हैं। ये घर की जैसे पैंट्री होती है ना, जहाँ पे आपका अनाज वगैरह रखा रहता है कि जब आपको यूज़ करना हो तो आपने निकाल लिया, तो पैंट्री की तरह ये काम करता है, ठीक है। अब इसके पास में जितनी भी एक्स्ट्रा सप्लाईज हैं आपका, वो सब रखा रहता है। वेस्ट, जब तक कि वेस्ट को हमें डिस्पोज नहीं करना तब तक वेस्ट भी इसी के अंदर रखा होता है, ठीक है। प्लांट्स को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड इसके आसपास जो ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ भी कई सारे टीचर्स और बच्चे जो है वो मिस कर देते हैं, बट बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये एक पैंट्री की तरह काम करता है, ये स्टोरेज यूनिट की तरह काम करता है, तो ये वाटर स्टोर कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर रहा है, वेस्ट स्टोर कर रहा है, ठीक। सेल के शेप को ये मेंटेन करने में काम करता है, बैलेंस बनाने में काम करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करता है हमारे सेल के अंदर से, ठीक है। चलो चलते हैं आगे जल्दी से अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनली पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स जो होते हैं आपके, ये आपका मेन पार्ट प्ले करते हैं जब हमारा सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनके मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये आपके न्यूक्लियस के पास में होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में आपके ये प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे स्प्लिंडर फाइबर जो हैं वो इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे ऐसे करके स्प्लिंडर फाइबर जो है आपके वो इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं एंड देन वो आपके क्रोमोसोम्स को ऐसे अलग अलग खींचते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन के लिए।
ये फॉर्मेशन ऑफ सीलिया में और फ्लैजिला में भी हेल्प करते हैं। फ्लैजिला और सीलिया क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है ये आपका बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। एंड ये जो सीलिया होते हैं ये छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन आर इंटेस्टाइन्स एंड हमारे नोज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ों को कैप्चर करने के लिए होते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये भी आपके मतलब उन्हीं की तरह काम करते हैं जो हमने भी पहले पढ़े थे सेंट्रियोल्स की तरह। सेंट्रियोल्स जो है वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक साइटोस्केलेटन का पार्ट है, मतलब कि ये सिर्फ रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रियोल्स इनका पार्ट होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला बनाने में ये भी हेल्प करते हैं एंड ये आपका शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बस कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं हमारे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे सिक्के 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 टाइप के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं आपके ये ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप के हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट एंड देन होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर या आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये आपका डबल मेम्ब्रेन होता है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसके पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। सेम अब अगर हम बात करें आपका क्रोमोप्लास्ट की, ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है आपका ये भी आपका कलर्ड प्लास्टिड होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी एक कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपका रेड येलो ऑरेंज कलर जो है उसको इम्पार्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऐसे ही इसमें आपका कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे कैरेट्स हैं यानी कि जो हमारे गाजर होते हैं, गाजर में आपके कैरोटीनॉइड्स जो हैं इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपका क्रोमोप्लास्ट जो है ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका कलर ऐसा ऑरेंज सा होता है, ठीक है, ऑरेंज या रेड सा होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें वापस से आ जाए हम अपने पिंक कलर पे, तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता। ये आपके तीन टाइप के होते हैं, ये आपके स्टोरेज में काम करते हैं, या आपका स्टोरेज में हेल्प करते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो होता है ऑयल स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन स्टोर करता है। इन तीनों के नाम अलग अलग याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या फंक्शन करता है, क्या चीज़ करता है। तो ये याद रखना कि ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये कलरलेस होते हैं, ये आपका स्टोरेज में काम आते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें आपका फोटोसिंथेसिस उसकी वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये इसमें आपका रेड येलो ऑरेंज कलर इससे मिलता है क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड्स, कैरेट से याद रखना कैरोटीनॉइड्स एंड ऑरेंज कलर, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑर्गेनली पे। अब अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें तो हमारी जो सेल की ऑर्गेनलीज हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है हमारा ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है, बेसिक एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे रही हूँ।
ये आपका 4 शेप्स जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका बैसिलस यानी कि रॉड शेप, कॉकस यानी कि स्पेरिकल, रॉड शेप होता है आपका इस टाइप से, स्पेरिकल जो होता है, कोकस जो होता है आपका वो इस टाइप से होता है। ऐसे करके ये सारे के सारे एक साथ, ये सिंगल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक एक एक, ये ऐसे ना कॉलोनीज में होते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, कॉलोनी की तरह में रहते हैं। जैसे गोकुलधाम कॉलोनी है ना आप लोगों की, कि भाई वहाँ पे सारे के सारे मिलजुल के रह रहे हैं, तो उसी तरह से ये भी कॉलोनी में रहते हैं कि सारे के सारे मिलजुल के रह रहे हैं, सिंगल यूनिट लेकिन सब जुड़ के रहती है, साथ में रहती है, ठीक है। देन आपका जो विब्रियो होता है ये आपका कॉमा शेप का होता है, ये इस शेप के आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। स्पाइरलम जो होता है ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है, ऐसे होते हैं ये, ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं, स्पाइरल बना हुआ होता है। 3 लेयर इसमें आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक लेयर होती है आपकी ग्लाइकोक्लेक्सी, फिर आपकी सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपकी ग्लाइकोक्लेक्सी है ये हमने बात करा था कि जैसे एक आपका इसके बाहर में अगर एक कैप्सूल प्रेजेंट है तो वो होती है आपकी, हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल का एक एक्सेप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन तो सभी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसका जो मूवमेंट होता है फ्लैजिलम की वजह से होता है, ये इसके फ्लैजिलम होते हैं, अगर मल्टीपल हैं तो फ्लैजिलम होंगे, अगर सिंगल है तो फ्लैजिला होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, यानी कि जो सेल के अंदर वाला लिक्विड होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इसके क्या बोलते हैं आपके, ये जो डीएनए है ये इसका प्लाज्मिड डीएनए, इसका नॉर्मल बैक्टीरियल डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। प्लाज्मिड डीएनए का मतलब जो राइबोसोम्स वगैरह का डीएनए है वो भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपके मेनली सेल वॉल पे टारगेट करती हैं, ठीक है। एंड अब एक बात आती है कि भाई पेप्टाइडोग्लाइकन जो है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वेयर इज पेप्टाइडोग्लाइकन फाउंड, पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ मिलता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है इस पे प्रेजेंट होता है, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इसी सेल वॉल पे आपके अफेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, तो जब मेरा एंटीबायोटिक इसमें इफेक्ट करेगा तो इसको वो परफोरेटेड कर देंगे, ठीक है, परफोरेशंस कर देंगे, इस पर परफोरेटेड हो गई तो उसमें ऐसे 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 हो जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है और जो सेल है उसकी मौत हो जाती है, सेल जो है वो मर जाता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी क्लास देखने के बाद आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते वीडियोस को, या फिर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ आप छोटा सा ये काम मेरा कर दीजिए कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है या बोलने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, XYZ एनीथिंग, या आपको कोई एक टॉपिक ऐसा पर्टिकुलर चाहिए जिस पर आपको लॉन्ग शॉर्ट वीडियो चाहिए या डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं डॉक्टर वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। साइनिंग ऑफ।